आज की इस क्लास में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। हम लोग पॉलिटिक्स का अध्ययन जो चल रहा है उसके तहत कल के लेक्चर में हम लोगों ने राष्ट्रपति के विषय में काफ़ी कुछ जानने समझने का प्रयास किया। राष्ट्रपति के निर्वाचन से लेकर उसकी पदावधि से लेकर उसके अधिकार की चर्चा भी हम लोगों ने की, लेकिन अधिकार के क्षेत्र में के साथ साथ उसके कार्य क्या क्या है, ठीक है, इस पे भी हम लोग विमर्श कल प्रारंभ किए थे, लेकिन पूर्ण नहीं हो पाया था। मैंने आपको कल बताया था कि किन किन क्षेत्रों में उसका उत्तरदायित्व बनता है, ठीक है, उसकी चर्चा मैंने कल की थी और कुछ मुद्दे पर हमने आपको बताया भी था। कार्यपालिका से संबंधित उसके जो कार्य हैं, ठीक है, विधायिका से संबंधित जो उसके कार्य हैं, ठीक है, वित्त व्यवस्था से संबंधित जो उसके कार्य हैं, सैन्य व्यवस्था से संबंधित कार्य, न्याय व्यवस्था से संबंधित कार्य, आपातकालीन कार्य, ठीक है, इन सब चर्चाओं पर आज हम आगे बढ़ेंगे। तो आपको पहला आप देखिएगा कार्यपालिका से संबंधित उसके कार्य। कार्यपालिका संबंधी कार्य। पहली बात कि राष्ट्रपति एक चीज और जानने का प्रयास करें कि जो संसद का गठन होता है उस संसद का गठन लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति मिलकर किया जाता है। तीनों को मिलाकर संसद कहा जाता है, ठीक है। संसद का मतलब ये मत समझिएगा कि राज्यसभा या लोकसभा। संसद में जो शब्द जो शामिल है वो है क्या, आपका लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ठीक है। इन तीनों को मिलाकर क्या कहा जाता है, संसद। और कोई भी विधेयक चाहे वो राज्यसभा में पेश किया गया हो, वो विधेयक अधिनियम, या लोकसभा में पेश किया गया हो, वो विधेयक अधिनियम तब बनता है जब वह दोनों सदनों के द्वारा पास किया जाता है और उसके बाद राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करता है, ठीक है। ऐसी स्थिति में तब वो अधिनियम मेरा बनता है, विधेयक, यानी कि उस पर लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों के द्वारा वो अनुमोदित किया गया हो, तब वो अधिनियम प्राप्त होता है हमें। तो पहली बात कि कार्यपालिका संबंधी जो कार्य, अच्छा, राष्ट्रपति अपने सभी कार्य, ठीक है, किसकी सहायता से करता है, संघ की कार्यपालिका से। और संघ की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री कैसे कार्य करता है, मंत्रिमंडल की सलाह पर, ठीक है। तो इसके जो कार्यपालिका संबंधी कार्य है, इसका पहला कार्य है कि यह संघ की कार्यपालिका, संघ की कार्यपालिका का ये तो प्रमुख होता है, लेकिन कार्यपालिका किसके द्वारा अपने कार्यों को करती है, प्रधानमंत्री की। यानी कि यह मंत्रिपरिषद से संबंधित इसका कार्य है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना, प्रधानमंत्री की नियुक्ति। अच्छा, और प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होगी, प्रधानमंत्री के विषय में हमारे देखिए अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति अपने कार्य को करने के लिए एक मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करेगा। और 75 में कहा गया, 71 में कहा गया है
कि वह प्रधानमंत्री को नियुक्त करेगा और प्रधानमंत्री की सलाह पर वह अन्य मंत्रियों की नियुक्त करेगा। ये किसमें कहा गया है? 75(1) और 75(2) में। ठीक है, तो यह प्रधानमंत्री की नियुक्त कर। प्रधानमंत्री कौन बनता है? जो लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है वो प्रधानमंत्री बनता है। ठीक है, और प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्त करेगा। देखिए, जो मंत्री होते हैं उसमें एक पहली बात तो मंत्रिमंडल जो कहलाता है वो केंद्रीय जो मंत्री होते हैं उनको मिला के मंत्रिमंडल बनता है, और केंद्रीय मंत्री की सहायता के लिए जो राज्य मंत्री होते हैं और उप मंत्री होते हैं उन सबको मिलाकर मंत्री परिषद बनता है। ठीक है, यानी कि मंत्रिमंडल, इस भेद को आप लोग जान लीजिएगा। मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद, मंत्री परिषद। मंत्रिमंडल में कौन होगा? जो कैबिनेट मंत्री शामिल है, कैबिनेट मंत्री, ये मंत्रिमंडल के होंगे। और मंत्री परिषद में कौन होगा? मंत्री परिषद किसको कहेंगे? कैबिनेट मंत्री के साथ साथ कौन होगा? आपका राज्य मंत्री और उप मंत्री। ठीक है, अगर मंत्रिपरिषद कहेंगे तो मंत्रिपरिषद में ये तीनों शामिल होंगे। ठीक, और अगर मंत्रिमंडल कहेंगे तो मंत्रिमंडल में कौन शामिल होगा? सिर्फ कैबिनेट मंत्री शामिल होगा। ठीक है, तो कार्यपालिका संबंधित कार्यों में क्या करता है कि यह पहली बात तो प्रधानमंत्री की नियुक्त करता है। प्रधानमंत्री कौन होता है? वो बहुमत, लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है और उसकी सलाह पर वह अन्य मंत्रियों की नियुक्त करता है। ठीक है, राष्ट्रपति कोई भी कार्य करता है वो मंत्रिमंडल की सलाह पर ही करता है। राष्ट्रपति को कोई विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है, केवल कुछ स्थितियों को छोड़ दिया जाए। ठीक है, जैसे कि मंत्रिमंडल अगर नहीं है या ऐसी सिचुएशन हमारे यहाँ क्रिएट अगर हुई कि कोई भी ऐसा दल है जिसको बहुमत नहीं प्राप्त है, ठीक, तो अब वो कैसे मंत्रिमंडल की सलाह पर कार्य करेगा? तो वो अपने विवेक से कार्य करेगा। यहां पर उसकी विवेकाधीन शक्तियां उसे प्राप्त है। ठीक है, जब मंत्रिमंडल कार्य में ना हो तो उसे विवेकाधीन शक्तियां उसे प्राप्त है। और ये विवेकाधीन शक्तियां उसे कब प्राप्त होती है? कि जब कोई भी दल सदन में अपने बहुमत को सिद्ध नहीं कर पाता, ठीक है, जिसको सिद्ध करने का अवसर मिला और वह सिद्ध नहीं कर पाता तो वह मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर देता। ठीक है, और फिर उसके बाद वो सोचता है कि अब किस व्यक्ति को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करे। यहां पर उसकी विवेकाधीन शक्तियां कार्य करती हैं। तो यह कार्यपालिका संबंधित कार्य में क्या है? पहला, मंत्री परिषद की नियुक्ति। ठीक है, मंत्री परिषद की नियुक्ति। एक तो ये हो गया। दूसरा क्या है कि संघ से संबंधित विभिन्न प्राधिकारियों की नियुक्ति। ठीक है, या इसको कह सकते हैं नियुक्ति संबंधी अधिकार। और नियुक्त किसको करेगा वो? पहला तो आप देख लीजिए कि भारत का महान्यायवादी, जो आर्टिकल 76 में जिसका वर्णन किया गया है, ठीक है, भारत का महान्यायवादी भारत सरकार का विधि सलाहकार होता है। ये चीज दिमाग में रखिएगा कि भारत का महान्यायवादी भारत सरकार का विधि सलाहकार होता है। इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ये आपके अनुच्छेद 76 में 76 में इसका वर्णन किया गया है। ठीक, दूसरा, नियंत्रक महालेखा परीक्षक। ठीक है, जो हमारे वित्तीय प्रणाली का नियंत्रण करता है, चाहे वह संघ की वित्तीय प्रणाली हो, चाहे वह राज्य की हो, चाहे वह
संघ या राज्य द्वारा वित्त पोषित किसी भी स्थानीय निकाय की हो, ठीक है, सरकारी कंपनियों की हो। इसका क्या करता है? नियंत्रक महालेखा परीक्षक। तो दो अधिकारी आप ध्यान में रखिएगा, एक तो महान्यायवादी, ये संवैधानिक पद है, और यह आर्टिकल 76 में इसका उल्लेख, ठीक। उसके बाद दूसरा है नियंत्रक महालेखा परीक्षक। नियंत्रक महालेखा परीक्षक, यह किस पे है? 140, ठीक है, इन दोनों की नियुक्ति। और फिर उसके बाद संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति, ठीक। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति। अनुसूचित जनजाति के आयोग और सदस्य की नियुक्ति, ठीक है। इस तरीके से हम देखते हैं कि इसको नियुक्ति का अधिकार ये प्राप्त है, जो प्रमुख अधिकारी हमारे संविधान में जिसका उल्लेख प्राप्त है, ठीक है। उसको नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा राष्ट्रपति उसको नियुक्त करता है। तो एक तो ये हो गया नियुक्त संबंधी अधिकार और मंत्रिपरिषद के गठन संबंधी अधिकार। इसके साथ साथ एक किसका अधिकार है? विभिन्न आयोगों के अध्यक्ष तथा सदस्यों की, ठीक है। या मान लीजिए कि किसी कारणवश कोई आयोग बना, जैसे नदी जल विवाद जो प्राधिकरण बनाए जाते हैं वो आयोग बनाया जाता है, या और वित्त से संबंधित कोई आयोग बनाया जाता है, तो उस आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, ठीक है। दूसरा हम देखते हैं कि इसके बाद कार्यपालिका संबंधी इसकी शक्ति के बाद हम आते हैं सैन्य संबंधी शक्ति। सैन्य संबंधी शक्ति, ठीक। सैन्य संबंधी शक्ति में मेरे यहाँ प्रावधान है कि राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रधान सर्वोच्च अधिकारी होता है। थल सेना, नभ सेना, जल सेना, तीनों का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, ठीक है। और तीनों सेनाओं के प्रमुख की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। यानी कि थल सेना अध्यक्ष, जल सेना अध्यक्ष और नौ सेना अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा होगी? वो राष्ट्रपति के द्वारा होगी। तो सैन्य संबंधी अधिकार इसको ये मिला है। इसके साथ साथ आपका है राजनयिकों संबंधी या राजनयिक संबंधी अधिकार, संबंधी अधिकार। देखिए, भारत का विभिन्न देशों के साथ जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध भारत या राष्ट्र का विकसित होता है या उससे संबंध बनाने का जो प्रयास किया जाता है वो किसके नाम से होता है? राष्ट्रपति के नाम से होता है। समस्त संधियां किसके नाम से की जाती हैं? वो राष्ट्रपति के नाम से की जाती है। आप अगर देखे होंगे कि भारत के प्रधानमंत्री या उपराष्ट्रपति किसी भी देश में जाकर उससे कोई संधि करता है, ठीक है, तो वो किसके नाम से होता है? वो राष्ट्रपति के नाम से होता है, ठीक। तो विभिन्न राष्ट्रों के शब्द जो आपके देश के शब्द साथ उसका व्यवहार होता है और जो उसका संबंध विकसित होता है, ठीक है, वो क्या करता है? वहां पर राजदूतों और उच्चायुक्तों की नियुक्ति किया जाता है।
तो वो राजनयिक कहलाते हैं। उसको कहा जाता है राजदूत, और दूसरा कहा जाता है उच्चायुक्त। उच्चायुक्त, ठीक है। देखिए, उच्चायुक्त वहां नियुक्त होते हैं जो राष्ट्रमंडल का सदस्य होता है। राष्ट्रमंडल का सदस्य राष्ट्र, ठीक है। और राष्ट्रमंडल का सदस्य कौन होता है? जिसको ब्रिटिश कभी न कभी उस पर अपना अधिकार किए रहता है, यानी कि जो ब्रिटेन के अधिकार में, ब्रिटेन की कॉलोनी के रूप में कभी रहे हो और उनको बाद में स्वतंत्रता प्राप्त हो गई हो, वो राष्ट्रमंडल के सदस्य बनाए जाते हैं, ठीक है। जैसे आपके पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, ठीक है, आपका श्रीलंका है, ये सब जो है ब्रिटिश सरकार के अधीन कहीं न कहीं कभी उपनिवेश रहे, ठीक है। तो ये क्या हुए, राष्ट्रमंडल के सदस्य के रूप में है। और राष्ट्रमंडल के जहां सदस्य होते हैं वहां कौन नियुक्त होता है? उच्चायुक्त होता है। और अन्य देशों में कौन नियुक्ति कौन होती है राजनयिक? वो कहलाते हैं राजदूत, ठीक है। तो इसकी नियुक्त संबंधी आदेश किसके द्वारा दिया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। और अन्य देशों से भारत आने वाले राजनयिकों की जो नियुक्ति होती है वह उसका कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, ठीक है। तो इस तरीके से राजनयिकों की नियुक्त संबंधी जो अधिकार है वह भी राष्ट्रपति के पास है। इसके बाद हम आते हैं अब देखिए विधायी संबंधी अधिकार, इसको थोड़ा अच्छे से पढ़िएगा, यहां से प्रश्न थोड़े जटिल भी आते हैं। ठीक है, देखिए विधायी संबंधी अधिकार में पहले हम लेते हैं संसद को लेते हैं। इसमें राष्ट्रपति को क्या अधिकार प्राप्त है? पहला अधिकार उसे है कि लोकसभा में यदि एंग्लो इंडियन व्यक्ति, ठीक है, का प्रतिनिधित्व नहीं प्राप्त होता तो राष्ट्रपति क्या करता है? 2 एंग्लो इंडियन व्यक्ति की नियुक्ति लोकसभा में करता है, ठीक है। तो पहला क्या है? लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय ठीक व्यक्ति की नियुक्ति, यह अधिकार किसको दिया गया है? राष्ट्रपति को। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 331 331 के तहत, ठीक है। आंग्ल भारतीय किसे कहते हैं? आंग्ल भारतीय जो अंग्रेज और भारतीय की, ठीक है, की संतान हो, वो आंग्ल भारतीय कहलाता है। यानी कि उसमें से कोई एक कौन हो? स्त्री या पुरुष में से कोई एक भारतीय हो और एक अंग्रेज हो, ठीक है, उसी को आंग्ल भारतीय कहा जाता है। अगर ऐसे व्यक्ति का प्रतिनिधित्व लोकसभा में नहीं है तो 2 सदस्यों की नियुक्ति, इसको दिमाग में रखिएगा, लोकसभा में कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। दूसरा है राज्यसभा। राज्यसभा 331 है जी, 331, ओके सर, ठीक है। राज्यसभा में 12 व्यक्तियों को, 12, यहां क्या है? 12
व्यक्ति जो साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा, ये चारों चीज आप दिमाग में रखिएगा। किससे संबंधित हो? साहित्य का कोई ख्यात प्राप्त व्यक्ति हो, विज्ञान का कोई ख्यात प्राप्त व्यक्ति हो, कला से संबंधित कोई व्यक्ति हो और समाज सेवा से संबंधित व्यक्ति हो। ठीक है, उसको मनोनीत कहाँ किया जाएगा? राज्यसभा में। कितने व्यक्तियों को? 12 व्यक्तियों को। ठीक है, इसमें आप थोड़ा सा अंतर ये देखिएगा, जब राज्यपाल आप पढ़ेंगे तो राज्यपाल विधान परिषद में भी इसी तरीके के व्यक्तियों को नियुक्त करता है, जहां जहां विधान परिषद होगी राज्यों में। ठीक है, तो उसमें साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा के साथ साथ सहकारिता के क्षेत्र का भी उल्लेख प्राप्त आपको। ठीक है, उसमें एक और क्षेत्र आपको मिलेगा सहकारिता के क्षेत्र में। ठीक है, तो वहां से राज्यपाल नियुक्त करता है। यहाँ क्या है? साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में। अब देखिए होगा क्या, प्रश्न जब उठेगा तो हो सकता है कि राष्ट्रपति के अधिकार में यह सहकारिता भी आपको क्षेत्र बढ़ा दे। अब दिमाग में आपको बसा हुआ है कि इन क्षेत्रों से लिया जाएगा। अब ये कथन आपका गलत हो सकता है, इसलिए ध्यान यहाँ रखिएगा कि साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा, और राज्यपाल जब विधान परिषद में नियुक्त करेगा तो साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा और सहकारिता का क्षेत्र वहां आपको मिलेगा। ठीक है, इन क्षेत्रों से 12 व्यक्तियों को वह मनोनीत करता है और ये 2 व्यक्तियों को यहां पर मनोनीत। अच्छा, ये चीज और है, अगर आंग्ल भारतीय समुदाय का व्यक्ति का प्रतिनिधित्व वहां पर है तो वो मनोनीत नहीं करेगा। ठीक है, और राज्यसभा में या आर्टिकल अनुच्छेद 80 के द्वारा 80 के द्वारा 12 व्यक्तियों की नियुक्ति करेगा। ठीक है, ये दोनों अधिकार आपके हो गए, इसको आप लोग नोट कर लें। ये प्रश्न काफी पूछा गया है, कई बार इसका जिक्र आया है। 2 व्यक्तियों को, आंग्ल भारतीय व्यक्तियों को लोकसभा में और 12 व्यक्तियों को राज्यसभा में मनोनीत करने का अधिकार। दूसरा विधायी संबंधी कार्यों में क्या है? विधायी संबंधी कार्यों में नेक्स्ट ये है कि अगर कभी सांसद की अयोग्यता का प्रश्न उपस्थित होता है, ठीक है, केवल दल बदल के आधार को छोड़कर, इस आधार पर राष्ट्रपति उसको निर्णय नहीं लेता। ठीक है, संसद सदस्यों की अयोग्यता का प्रश्न, ठीक, और ब्रैकेट में मैं लिख दे रहा हूं दल बदल तो आप लोग समझते ही होंगे, दल बदल को छोड़कर प्रश्न का निर्णय राष्ट्रपति चुनाव आयोग की सलाह पर, चुनाव आयोग से विचार विमर्श करता है, विचार विमर्श। ठीक है, देखिए अगर कभी दल बदल का प्रश्न आएगा तो दल बदल का निर्णय कौन करेगा? वो लोकसभा अध्यक्ष करेगा। राज्यों में कौन करेगा? विधानसभा अध्यक्ष करेगा। अगर अयोग्यता का प्रश्न किस पे टिका हो कि दल बदल के आधार पर इस सांसद को अयोग्य करार दिया जाए या उसको माना जाए, तो इसका प्रश्न कहाँ है? लोकसभा अध्यक्ष और राज्यों में विधानसभा अध्यक्ष के पास है।
इस पे निर्णय वो करेगा। लेकिन इससे इतर उसके निर्वाचन से संबंधित किसी भी प्रश्न का निर्णय राष्ट्रपति करता है। किसकी सलाह पर? निर्वाचन आयोग की सलाह पर या चुनाव आयोग की सलाह पर। ठीक है, ये हो गया। इसके सर ये साथ विधानसभा के अंतर्गत आएगा? जी सर ये विधानसभा के अंतर्गत आएगा? एक मिनट, हाँ बताएं। सर विधानसभा के अंतर्गत आएगा जो सदस्यों की संख्या आयोग का प्रतिनिधियों का निर्णय राष्ट्रपति चुनाव आयोग के विचार विमर्श करता है जो। एक बार पुनः बोले, बड़ी स्पष्ट आवाज नहीं आ रही है। सर जो अभी संसद के सदस्यों का अयोग्यता का प्रश्न जी निर्णय राष्ट्रपति चुनाव आयोग के विचार विमर्श करता है जो विधानसभा के अंतर्गत आएगा? विधानसभा? यस सर, विधानसभा के अंतर्गत आएगा जो अभी आप बताएं। नो 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 नो, सुनिए, देखिए ये संघ की कार्यपालिका शक्ति की बात चल रही है। ठीक है, तो संघ में कार्यपालिका मतलब संसद के जो सदस्य होते हैं वो लोकसभा के होते हैं या राज्यसभा के होते हैं। ठीक है, यस इनसे संबंधित अगर कोई निर्णय हो अयोग्यता के प्रश्न पर, ठीक है, तो वह निर्णय कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। किसकी सलाह पर? चुनाव आयोग की से विचार विमर्श करके। और अगर विधायकों के अयोग्यता के प्रश्न का निर्णय हो तो वो विधानसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग से भी सलाह मशविरा करके। ठीक है, ओके सर, चलिए ठीक है सर। अच्छा, एक चीज और थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि दल बदल के मामले पर, दल बदल का मतलब है कि अगर हम किसी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर निर्वाचित हुए हैं और उसके बाद हमने अपना पाला बदल कर दूसरी पार्टी में चले गए, ठीक है, इस पे जब निर्णय करता है तो निर्णय कौन करेगा? वो विधायकों का निर्णय विधानसभा अध्यक्ष करता है और सांसदों का निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, जी सर। और एक थोड़ा सा मैं यहाँ पर सेंटेंस को सुधारना चाहता हूँ कि अगर दल बदल के अलावा, ठीक है, संघ के या संसद के जो सदस्य हैं उनका निर्णय राष्ट्रपति करता है और विधायकों का निर्णय राज्यपाल करता है। ठीक है, जी सर। ठीक, ये हो गया। इसके बाद प्रत्येक निर्वाचन, ठीक है, जैसे मान लीजिए चुनाव हुआ 24 का, 24 के चुनाव के बाद जो पहली बैठक होगी, ठीक है, उस बैठक में राष्ट्रपति संयुक्त रूप से या अलग अलग, जैसे राज्यसभा की लोकसभा की जो अलग अलग बैठकें हैं, ठीक है, उसमें प्रत्येक निर्वाचन की पहली बार वह अभिभाषण देता है। ठीक है, और प्रत्येक वित्तीय वर्ष के समाप्त होने पर जो बैठक होती है, ठीक है, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के समाप्त होने पर नया वित्तीय वर्ष जब शुरू होता है उसका, उस पे जब वो बैठक आहूत होती है तो भी राष्ट्रपति उस पे अभिभाषण देता है। ठीक है, इसके साथ साथ राष्ट्रपति संसद सत्र को आहूत मतलब बुलाना तथा सत्रावसान मतलब सत्र का अवसान कर देना, समाप्त कर देना, यह कौन करेगा? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, संसद सत्र को आहूत और सत्रावसान करने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। ठीक, अगर किसी विधेयक पर चर्चा चल रही हो राज्यसभा या लोकसभा में और उसका निर्णय नहीं हो पा रहा है तो वह दोनों को बुलाकर एक संयुक्त बैठक का आयोजन करवाएगा। ठीक है, तो संयुक्त बैठक की व्यवस्था कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। संयुक्त बैठक, ठीक, और संयुक्त बैठक आपके अनुच्छेद 108 में इसका वर्णन किया गया। ठीक है, और ध्यान ये रखिएगा कि जो साधारण विधेयक होते हैं उन्हीं विधेयकों पर संयुक्त बैठक हो सकती है। जो संविधान संशोधन संबंधी विधेयक होते हैं उस पर संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है।
ठीक है। और संयुक्त बैठक ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपका आर्टिकल है, आर्टिकल 108 बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार प्रश्न आया है कि संयुक्त बैठक किस आर्टिकल के तहत आहूत की जाती है, तो आर्टिकल 108 के तहत, 108 के तहत। और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है, लोकसभा अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करेगा। जब राज्य का विषय होगा तो राज्य में जब संयुक्त बैठक अगर कभी, ठीक है, विधान परिषद जहां पे है वहां की बात है, तो उसकी अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष करेगा, ठीक है। ये आपका अनुच्छेद 108 है। उसके बाद यह इसको वित्त संबंधी अधिकार, ये तो विधायी संबंधी अधिकार हो गए। अब जो वित्त संबंधी अधिकार है उनको देखिए, वित्त संबंधी अधिकार, ठीक है। इसके तहत क्या है? धन विधेयक, धन विधेयक, धन विधेयक की परिभाषा आर्टिकल 110 में, सॉरी 110 में दिया गया है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, अनुच्छेद 110, ठीक है। देखिए धन विधेयक 110, बजट 112, अनुच्छेद 112, और वित्त विधेयक, ये अनुच्छेद 117, अनुच्छेद 117। ये तीनों आप ध्यान में रखिएगा कि बजट 112 के तहत, धन विधेयक इसकी परिभाषा 110 में दी गई है, ठीक है, और वित्त विधेयक 117 में, संयुक्त बैठक 108 में। ये महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हैं आपकी, जिसको आप हमेशा अपने जहन में रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है, ठीक है। तो धन विधेयक में क्या होता है? किसी भी प्रकार के कर को कम करना या किसी भी प्रकार के कर को समाप्त करना, वो किसके तहत आता है? धन विधेयक के अंतर्गत आता है, ठीक है। और धन विधेयक, कोई भी विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, इसकी पुष्टि कौन करता है? इसकी पुष्टि लोकसभा अध्यक्ष करता है, राज्यों में विधानसभा अध्यक्ष करता है, ठीक है। ये शब्द भी दिमाग में आप रखिएगा कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसकी पुष्टि कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष, और राज्यों में विधानसभा अध्यक्ष। धन विधेयक रखने के पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है, यानी कि किसी भी कर के उत्साधन मतलब उसको हटा देना, या किसी भी कर के अल्पीकरण या उसको कम करना, ठीक है। इस मामले पे धन विधेयक राष्ट्रपति के अनुमति से ही रखा जाता है। और एक चीज और ध्यान रखिएगा कि धन विधेयक सदैव लोकसभा में रखा जाता है, राज्यों में विधानसभा में रखा जाता है। धन विधेयक कभी राज्यसभा में नहीं रखा जाता। लोकसभा से पारित होने के बाद धन विधेयक राज्यसभा में जाएगा, वहां से पारित होगा, ठीक है। अगर वो उसमें कुछ बदलाव करना चाहता है तो बदलाव करने के लिए पुनः लोकसभा में भेज सकता है, और लोकसभा अगर चाहे तो उसी रूप में उसको पुनः भेज दे तो उसको राज्यसभा को पारित करना हो, ठीक है। तो अभी मैं जब उधर पहुंचूंगा तब इस पर चर्चा करूंगा। अभी इतना ध्यान रखिएगा कि धन विधेयक संबंधी प्रस्ताव बगैर राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, ठीक है। एक ये हो गया। दूसरा आपका है, दूसरा है कि राज्यों का निर्माण, ठीक,
राज्यों की सीमा या क्षेत्र या नाम में परिवर्तन संबंधी विधेयक, परिवर्तन संबंधी विधेयक, ठीक है। यह भी राष्ट्रपति के अनुमति के बगैर नहीं दिया रखा जा सकता, ठीक है। राष्ट्रपति की अनुमति के बगैर यह नहीं रखा जा सकता। राज्यों के नए राज्यों के निर्माण, राज्यों के नाम, क्षेत्रों या सीमा में परिवर्तन संबंधी जो विधेयक है वह भी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही रखा जा सकता है, ठीक है। ये दो चीज आप दिमाग में रखिएगा, ठीक है। धन विधेयक संबंधी और राज्यों की सीमा, नाम और निर्माण संबंधी जो विधेयक है उसमें, ठीक है। और एक चीज और बताएं कि देखिए, संघ उन्हीं विषयों पर नियम, अधिनियम बना सकता है, कानून बना सकता है जिन विषयों को संघ के अधिकार में रखा गया है। देखिए, समवर्ती सूची, इसका उल्लेख मैंने आपसे कहा था कि समवर्ती सूची आप देख लीजिएगा किस आर्टिकल्स में है, आप जरा बताएं। समवर्ती सूची किस अनुसूची में दिया गया है? जी, समवर्ती सूची का उल्लेख कहाँ है? 7वीं में सर, 7वीं में, ठीक है। उसमें 3 प्रकार की सूची है, ठीक है। एक संघ सूची, दूसरा राज्य सूची और तीसरा समवर्ती सूची, ठीक है। तो संघ सूची पर विधान कौन बनाता है? संसद बनाती है। राज्य सूची के जो विषय है उस पे विधान कौन बनाता है? राज्य बनाता है, ठीक है। समवर्ती सूची में जो विषय वर्णित है, ठीक है, उस पे विधान कौन बनाएगा? उस पे अधिकार राज्यों को भी है और उस पे अधिकार संघ को भी है। संघ का मतलब केंद्र को भी है। अगर कोई नियम, किसी विषय से संबंधित कोई नियम, मान लीजिए शिक्षा के क्षेत्र में ही कोई नियम समवर्ती सूची में शामिल है, कोई नियम राज्य भी बना रहा और केंद्र भी बना रहा है, ठीक है, और दोनों नियमों में टकराहट पैदा हो गई है, तो राज्य का नियम लागू नहीं होगा, उसके स्थान पर केंद्र के नियम को वरीयता दी जाएगी, केंद्र का ही नियम लागू किया जाएगा। यानी कि समवर्ती सूची पर विधान बनाने का अधिकार राज्य को भी है और संघ को भी है, यानी कि केंद्र को भी है, ठीक है। तो उन्हीं विषयों पर, चूंकि संघ के विषयों पर ही संसद कानून बनाता है, ठीक है, तो इस विषय में जैसे कि जो भी विषय रहेगा उस पे कानून बनाने की शक्ति संसद को है। लेकिन कहा गया है कि कुछ ऐसे विषय हैं जिसपे संसद डायरेक्ट एक्शन नहीं ले सकती, वह पहले राष्ट्रपति की अनुमति उसमें आवश्यक है। तो वो कौन कौन से विषय हैं? पहला, एक धन विधेयक, ठीक। दूसरा क्या है? राज्य के नाम, सीमा, क्षेत्र या राज्यों के निर्माण संबंधी विधेयक, उस पर राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है, ठीक है। देखिए, राज्यों के संबंध में भी राष्ट्रपति को कुछ अधिकार प्राप्त है। वैसे होना क्या चाहिए कि राज्य अपने विषय पर जो उसको आवंटित है उस पर अपना कानून बनाए, लेकिन कुछ विषय ऐसे हैं कि जिसपे राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है, ठीक है। पहला, जैसे कि अगर राज्य कोई ऐसा विधान बनाता है जिसमें उच्च न्यायालय की अधिकारिता में परिवर्तन हो रहा, उच्च न्यायालय कहाँ पे है? स्टेट में है। स्टेट में उसकी जो अधिकारिता है उसमें अगर कोई परिवर्तन संबंधी विधान राज्य के द्वारा बनाया जाता है तो उसकी अनुमति किससे लेनी पड़ेगी? राष्ट्रपति से लेनी पड़ेगी, ठीक है। एक या राज्य के विषयों पर राष्ट्रपति को अधिकार है। दूसरा क्या है कि राज्य ऐसा कोई कानून बनाए
जो राज्य की सीमा के अंतर्गत और राज्य की सीमा से बाहर दूसरे राज्यों से भी व्यापार में बाधा उत्पन्न हो रही हो, ठीक है, व्यापारिक जो बाधाएं हैं उससे संबंधित अगर कोई कानून राज्य बनाती है तो उस पे भी राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है। तीसरा ये है कि राज्य अगर आपातकाल प्रवर्तित हो, आपातकाल लागू हो, ठीक है, तो राज्य कोई भी विधान बनाएगा तो उस पर भी राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होगी, ठीक है। यह इसके विधायी संबंधी कार्यों के अंतर्गत आता है, ठीक। और इसके बाद हम आते हैं राष्ट्रपति के न्याय संबंधी अधिकार। राष्ट्रपति का न्याय संबंधी अधिकार, ठीक है। वैसे आप जब नीति निदेशक तक तो आप लोगों ने पढ़ा है, तो वहां पर एक आर्टिकल है, आर्टिकल 50, आर्टिकल 50, उसमें क्या कहा गया है, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण, यानी कि कार्यपालिका और न्यायपालिका के अधिकार अलग अलग, पृथक्करण की बात कही गई। लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि न्यायपालिका से संबंधित कुछ कार्य राष्ट्रपति को अलॉट है, ठीक है। उस कार्य में पहला क्या है, एक तो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधी कार्य है, ठीक। उच्च न्यायालय तथा न्यायाधीशों के स्थानांतरण से संबंधित कार्य, ये भी राष्ट्रपति को दिया गया है, ठीक। तो यह कुछ अधिकार ऐसे हैं जो न्यायालय पर कार्यपालिका के हस्तक्षेप, ठीक है। न्यायाधीशों की नियुक्ति के स्थान, न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होगी, सर वॉइस नहीं आ रही है। हेलो, हाँ बेटा क्या कह रहे हैं? सर आवाज नहीं आ रही है। अभी आ रही कि नहीं? जी सर। तो न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होगी और इसका स्थानांतरण, इसको मैं बाद में जब न्यायपालिका का हम लोग अध्ययन करेंगे तब मैं चर्चा करूंगा। लेकिन इससे संबंधित अधिकार किससे है, किसके पास है, आपके राष्ट्रपति के पास, ठीक है। इसके साथ साथ राष्ट्रपति को न्यायपालिका से जो राष्ट्रीय महत्व के विषय है, ठीक है, उसको अगर ये लगता है, आर्टिकल 143 में इसका वर्णन किया गया, उसको अगर ये लगता है कि इस पर मुझे सलाह की जरूरत है तो वह उच्चतम न्यायालय के से सलाह मांग सकता है। जैसे राम जन्म मंदिर के मुद्दे पर भी उसने एक बार सलाह मांगी थी राष्ट्रपति ने, ठीक है। तो उच्चतम न्यायालय से सलाहकारी जो उपबंध है वो आर्टिकल किस में दिया गया है, आर्टिकल अनुच्छेद 143, ठीक है, उच्चतम न्यायालय से सलाह। तो यह इस आर्टिकल के तहत उच्चतम न्यायालय से किसी भी अति महत्वपूर्ण विषय पर अपनी सलाह मांग सकता है। वह सलाह उच्चतम न्यायालय जो उसको दे, उसको राष्ट्रपति मानने के लिए या ना मानने के लिए, मतलब मानने के लिए बाध्य नहीं है। अगर वो चाहे तो उस सलाह को इनकार भी कर सकता है। लेकिन राष्ट्रपति 143 के तहत उच्चतम न्यायालय से परामर्श कर सकता है, उससे सलाह कर सकता है, ठीक है। और एक महत्वपूर्ण अधिकार इसका ये है कि आर्टिकल 72, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को क्षमा की शक्तियां प्राप्त है, ठीक। क्षमादान कहते हैं ना कि अगर किसी को फांसी की सजा मिली है
तो राष्ट्रपति से क्या करेगा, दया याचना कर सकता है, क्षमा मांग सकता है, और राष्ट्रपति जो है उसको क्षमा कर सकता है। लेकिन एक बात सदैव याद रखिएगा, राष्ट्रपति जो भी कार्य करता है वो मंत्रिमंडल की सलाह पर ही करता है। ठीक है, राष्ट्रपति जो भी कार्य करेगा वो मंत्रिमंडल की सलाह पर, अगर वो क्षमा भी करता है तो वो मंत्रिमंडल की सलाह पर करता है। ठीक है, अब यहाँ जो शक्ति प्राप्त है उस शक्ति के तहत क्या क्या उसको शक्ति मिली है, जरा इसका वर्णन देख लीजिए। एक तो क्षमा कर सकता है, अगर उसको सैन्य न्यायालय द्वारा या किसी अन्य न्यायालय द्वारा उसे दंड दिया गया है तो दंड को वो क्षमा कर सकता है। दूसरा क्या कर सकता है, प्रतिलंबन, प्रतिलंबन का उल्लेख है। ठीक है, तीसरा क्या है, परिहार शब्द लिखा हुआ है, और चौथा आपका विराम या लघुकरण, लघुकरण। इन शब्दावली का उल्लेख 72 में प्राप्त है। ठीक है, एक तो दंड जो मिला हो, चाहे वो सैन्य न्यायालय के द्वारा मिला हो चाहे अन्य न्यायालय के द्वारा मिला हो, वह मंत्रिमंडल की सलाह पर उसके दंड को क्षमा कर सकता है। ठीक है, मृत्यु दंड अगर उसको प्राप्त है। ठीक है, दूसरा क्या है, प्रतिलंबन। प्रतिलंबन का मतलब है अस्थायी रूप से निलंबित, अस्थायी रूप से निलंबित, यानी कि अगर उसे कोई दंड प्राप्त है किसी को तो वह अस्थायी रूप से उसे निलंबित कर सकता है। अगर मान लीजिए कि उसे फांसी की सजा ही मिली है, और फांसी की सजा किस डेट को मिलनी है, उसको दिसंबर 2023 लास्ट में मिलनी है, तो क्या करेगा, उसको निलंबित करके उसको आगे बढ़ा सकता है। ठीक है, ये प्रतिलंबन का अर्थ है। परिहार में क्या है, परिहार शब्दावली कहता है कि दंड के प्रकृति में परिवर्तन ना करते हुए, ठीक है, उसके दंड को कम करना, परिहार। अब यहां जरा देखिएगा, ये थोड़ा सा उल्टा आपको नजर आएगा। लघुकरण में क्या है, लघुकरण के से आशय ये होता है, लघुकरण यानी कि दंड को कम कर देना, लघु कर देना। लेकिन यहां क्या है, दंड की प्रकृति में परिवर्तित कर दिया जाता है। ठीक है, और दंड को कम किया जाता है। यहां परिहार में क्या है, दंड की प्रकृति को परिवर्तित नहीं किया जाता। ठीक है, यानी कि अगर उसे आजीवन कारावास की सजा तो भुगतनी पड़ती। मान लीजिए कि मृत्यु दंड है, ठीक है, उस मृत्यु दंड में तो क्षमा हो जाएगा, लेकिन और अन्य प्रकार की कोई दंड मिला है, इसकी प्रकृति में वो परिवर्तन कर देगा। ठीक है, इसमें परिवर्तन नहीं करेगा और उसको कम कर देगा, कम करना। और यहां क्या है, लघुकरण में प्रकृति में परिवर्तन के साथ कम करना, प्रकृति में परिवर्तन के साथ कम करना। ठीक है, ये आपको ये शक्तियां आर्टिकल 72 के तहत किससे प्राप्त है, राष्ट्रपति को प्राप्त है। ठीक है, इसके साथ साथ इसको आपातकालीन शक्तियां भी प्राप्त है। आपातकालीन शक्तियों में आपको 3 आर्टिकल का उल्लेख जरूर याद रखिएगा। पहला आर्टिकल 352, दूसरा 356 और तीसरा 360। इसको 3 शक्ति और प्राप्त है आपातकाल में नियम बनाने की शक्ति, आपातकालीन शक्ति। ठीक, पहला क्या है, अनुच्छेद 352। इसमें क्या है कि बाह्य आक्रमण, ठीक, और सशस्त्र विद्रोह, आंतरिक अशांति,
और सशस्त्र विद्रोह। इन तीनों पर अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है। एक महत्वपूर्ण फैक्ट ये है इसमें कि राष्ट्रपति के द्वारा 352 का प्रयोग करने के उपरांत जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होगी तो उसे संसद के द्वारा 1 माह के अंतर्गत उसे पारित करवाना आवश्यक है। कितना? 1 माह के अंदर संसद द्वारा पारित। ठीक, ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, ये दिमाग से ओझल हो जाती है। और दूसरा ध्यान ये रखिएगा कि 356 के तहत जब राज्य की मशीनरी फेल होती है और उसके तहत राज्य में आपातकाल लागू किया जाता है तो उसे संसद के द्वारा 2 माह के अंतर्गत, और 360 के तहत जब वित्तीय आपातकाल की घोषणा होती है तो उसे भी संसद के द्वारा 2 माह के अंतर्गत उसे पास करवाना आवश्यक होता है, पारित करवाना आवश्यक होता है। पहला आपातकाल में 1 माह के अंतर्गत, ठीक। दूसरे और तीसरे आपातकाल में 2 माह के अंतर्गत संसद से पास करवाना आवश्यक है, ठीक है। तो बाह्य आक्रमण, इसको युद्ध कह सकते हैं, युद्ध या बाह्य आक्रमण, ठीक। अब जरा आप सोचिए कि भारत में क्या कभी राष्ट्रीय आपातकाल घोषित हुआ था? बताएं। जी सर। कब हुआ था? सर इंदिरा गांधी के टाइम पे। जी सर इंदिरा गांधी के टाइम पे, जिस 1975। मनीषा जी, सर 3 बार हो चुका है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा। जून 75। जी सर। मनीषा जी कब हुआ? सर अपने यहाँ जो है 3 बार लगा है आपातकाल। कब कब? 1962 में हुआ है, फिर 1973 में, 71 में, उसके बाद 1971, फिर 25 जून 1975। देखिए, ठीक, वेरी गुड। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल एक पहला 10 जनवरी, हाँ, अभी विशाल मैं बताता हूँ, आप 1962, ठीक, फिर 1971, फिर 1975, 1971 और 1975। यहाँ पर जब चीन के साथ युद्ध हुआ था, ठीक है। 71 में जब पाकिस्तान से युद्ध हुआ था, ठीक, और यहाँ पर इंदिरा गांधी के समय ये आपातकाल लागू किया गया था आंतरिक अशांति पर, ठीक है। 75 में तो 3 राष्ट्रीय आपातकाल लागू हुआ था। इसके बाद हम आते हैं आर्टिकल 356 पर। 356 में आपको ये पता होगा कि बार बार इसका प्रयोग तो कई बार हो गया है, सैकड़ों बार हो चुका है, ठीक है। और 356 के अंतर्गत राज्य की मशीनरी फेल होने पर, राज्य की मशीनरी फेल होने पर और इसका अनुमोदन कितने माह में? 2 माह के अंदर, ठीक है। अनुमोदन कहां से? संसद के द्वारा, ठीक। और उसके बाद आर्टिकल 360 वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल, इसका भी अनुमोदन जो है 2 माह के अंतर्गत, ठीक।
बताइए भारत में वित्तीय आपातकाल कब कब घोषित हुआ था? सर अभी नहीं हुआ है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। अभी तक भारत में वित्तीय आपातकाल, कोरोना के समय पे एक समय ऐसा लग रहा था कि हो सकता है वित्तीय आपातकाल की घोषणा हो जाए, लेकिन वो घोषित नहीं हो पाया था। ठीक है, तो ये हमारे राष्ट्रपति की शक्तियां हैं, आपातकाल की संबंधी जो शक्ति हैं, और शांति काल में क्या क्या संबंधी शक्तियां हैं, कार्यपालिका से, न्यायपालिका से, विधायिका क्या नाम है कि विधायिका से, ठीक है, सैन्य संबंधी शक्ति और आपके राजनयिकों से संबंधित शक्ति। ठीक है, तो आज हम लोग इसका अध्ययन किए, और एक मेरे परम मित्र का बार बार फोन आ रहा है और समय भी हो चुका है, तो आज इस टॉपिक को यहाँ पे समाप्त करते हैं, राष्ट्रपति से संबंधित। ठीक है, आज मैं सोचा था आपको वाइस प्रेसिडेंट के विषय में भी हम लोग अध्ययन कर लेंगे, लेकिन समय नहीं रहा, तो आज इस लेक्चर को यहीं से हम समाप्त करते हैं, और कल आपको राष्ट्रपति। सर, हाँ सर एक क्वेश्चन पूछना था। जी, बताएं बताएं। सर वो BRTGT में क्वेश्चन आया था कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, जिसमें हर्षद मोहानी और भगत सिंह दोनों का था, तो किसको लगाएंगे? इंकलाब जिंदाबाद का नारा हाँ किसने दिया था? हाँ ये देखिए, नारा लिखने वाले इकबाल थे, ठीक, और नारा पहली बार दिया कौन था? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने, जब वो असेंबली में बम फेंके थे 8 अप्रैल 19 को, ठीक है, तब वो नारा इंकलाब जिंदाबाद का दिया था। तो आंसर उसमें क्या ऑप्शन क्या था? हजरत मोहानी था, चंद्रशेखर आजाद था, और एक और था, और भगत सिंह जी शायद थे। तो सर उन्होंने हजरत मोहानी को माना है ऑप्शन में। नहीं नहीं, गलत है ना। इसको आपको अच्छी तरीके से दिमाग में रख लें कि नारा गढ़ने का काम आपके किसने किया था? मोहम्मद इकबाल ने मोहम्मद किया था, इकबाल लिखा ने। था, और नारा देने का काम किसने किया था? भगत सिंह। अगर भगत सिंह उसमें ऑप्शन होगा, ठीक है, तो भगत सिंह ही लगाइएगा। हजरत मोहानी का इंकलाब जिंदाबाद से कोई ताल्लुकात नहीं। सर क्योंकि गूगल में भी हजरत मोहानी दे रहा था। नहीं नहीं, हमको तो नहीं लगता। और लेकिन घटना चक्र में भगत सिंह और मोहम्मद इकबाल भाई वो तय है भाई, गूगल की बात मैं नहीं बता सकता, लेकिन ये सत्य है कि बार बार इसका उल्लेख प्राप्त होता है। भाई आप किताबों को पढ़िए, उसमें साफ साफ कोटेशन यही है कि इस नारे को गढ़ा किसने था? मोहम्मद इकबाल ने। इस नारे को दिया किसने था? भगत सिंह ने। तो हजरत मोहानी कहाँ आ गए? सर क्योंकि उन आयोग ने, वो बिहार वाले में आयोग ने आंसर यही माना था, तो इसीलिए डाउट में थे कि ये। देखिए बेटा, एक चीज और बता दें, इस चीज को आप दिमाग में बैठा के चलिएगा, चाहे वो यूपी कमीशन हो, चाहे अन्य प्रदेशों का जो कमीशन हो, 7-8 क्वेश्चन आपको हमेशा ऐसे मिलेंगे, ठीक है। आपको पता भी होगा कि इसकी बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी गई, लेकिन आज तक ये सही नहीं हो पाया। 7-8 क्वेश्चन ऐसे हमेशा कमीशन के उत्तर रहते हैं कि जहां हम लोग उस उत्तर से संतुष्ट नहीं रहते, ठीक है, हम लोग फिर उसको अपना साक्ष्य सहित उसको उपलब्ध कराते कि नहीं, ये उत्तर नहीं, ये होना चाहिए। इसलिए कमीशन को क्या कहेंगे, हमेशा, आज से नहीं, जब से उत्तर देने लगा 2004 से, तब से मैं बता रहा हूँ आपको, ये हमेशा 7-8 क्वेश्चन के उत्तर आपको गलत ही मिल जाएंगे, ठीक है। हाँ, लेकिन आपको हजरत मोहानी कदाप मत लगाना, आप इकबाल और मोहम्मद उसको आपके भगत सिंह लगाना, ठीक है। चलिए ठीक है फिर, ओके, थैंक यू।